मेरे प्यारे दर्शकों, मैं सुजय प्रकाश उपाध्याय हूँ। मैं एक ज्योतिषी हूँ और आपसे रोज़ विमर्श करता हूँ किसी न किसी ज्योतिषीय पक्ष की। आज मैं विचार करने जा रहा हूँ वैवाहिक जीवन पे, दाम्पत्य जीवन पे। आज के दिनों में वैवाहिक जीवन का दर्द, दाम्पत्य जीवन की पीड़ा, दाम्पत्य जीवन का संघर्ष न जाने क्यों बहुत आम हो गया है। मेरे पास जितने भी परामर्श के लिए लोग आते हैं उसमें ज़्यादा संख्या इस दाम्पत्य जीवन से संबंधित होती है। दोनों पति पत्नी मेरे पास आते हैं और दोनों में से जब उन्हें अकेले में मुझे समय मिलता है तो कहते हैं कि अजीब ही तरह की औरत है। पत्नी कहती है कि अजीब ही किस्म का व्यक्ति है। ज्योतिषीय एनालिसिस करने पर सच में लगता है कि ये दोनों के वैचारिक दृष्टिकोण से, प्रकृति के दृष्टिकोण से, तत्व के दृष्टिकोण से, ग्रहों की अवस्था के दृष्टिकोण से, राशि के जो छठे आठवें और एक पहले दूसरे के संबंध हो जाने से, ये जो कुंडली में जो परस्पर जो संबंध होते हैं वो सम्यक नहीं हो पाते और आपसी सामंजस्य बिल्कुल बैठ नहीं पाता, आपसी तालमेल बिल्कुल बैठ नहीं पाता। सोचने का ढंग अलग हो, जो दृष्टि हो वो अलग हो, जो आपकी धारणा हो वो अलग हो, जो आपके हैबिट्स हों वो अलग हो, तो सामंजस्य करते करते भी अंततः वो कटुतापन, वो कड़वापन आ ही जाता है। मैंने कोई एक पुस्तक पढ़ी थी, उस पुस्तक का नाम शायद यही था कि मेन आर फ्रॉम मार्स एंड वुमेन आर फ्रॉम वेनस। ये पुस्तक ज्योतिष पे नहीं है, ये पुस्तक दाम्पत्य जीवन पे है, वैवाहिक जीवन पे है, मैरिज को कैसे ठीक बनाया जाए उस पे है, या हार्मोन्स क्या असर करते हैं और उस हार्मोन्स के कारण कैसे वैचारिक मतभेद होते हैं उस पे है। वो सभी दंपतियों को यह पुस्तक पढ़नी चाहिए, तब स्त्री पुरुष एक दूसरे को समझ पाने में सक्षम होंगे। केवल ज्योतिषीय दृष्टि से बात करें तो पहले मैं बात करता हूँ कि कब कब अच्छा होता है। जब उनका जो लग्न है और लग्न की जो राशि है, वो राशि यदि एंगुलर संबंध बनाती है। एंगुलर संबंध में आप पूछेंगे कि एंगुलर संबंध क्या होता है। मेष हो और उसका पंचम सिंह हो, लग्न एक का लग्न मेष है और एक का लग्न सिंह है, तो 1 और 5 का संबंध हुआ। एक मेष लग्न है लड़के का और लड़की का या पत्नी की राशि धनु है, यह भी 1-9 का संबंध हुआ। ये त्रिकोणात्मक संबंध है। तो ऐसे संबंध में जो विवाह का जो तालमेल होता है वो ज़्यादातर देखा गया है कि वो ठीक ठाक बैठता है। केंद्र त्रिकोण का संबंध भी हो जाए, एक का जो लग्न हो वह केंद्र में हो, एक का लग्न जो हो उसके त्रिकोण में हो, तो ऐसा भी संबंध ठीक बनता है। फिर जो राशि हैं, राशि किसको कहते हैं? चंद्रमा आपका जहाँ बैठा है उसका स्वामी को राशि कहते हैं। तो राशि भी एक तो राशियों में परस्पर मित्रता होनी चाहिए, राशि के स्वामियों में। जैसे जो मित्र ग्रह हैं आप लोग सबको जानते हैं, वो है एक अलग कैटेगरी है। सूर्य है, बृहस्पति है, शुभ चंद्रमा है, बुध है, ये एक कैटेगरी में है। और जो शनि है, राहु है, शुक्र है, ये एक कैटेगरी में है। मंगल भी पहले ही कैटेगरी में आता है, बुध कभी कभी दूसरे कैटेगरी में भी आता है। तो ये आपस में ये लोग मित्र हैं। तो आपसी जो राशि के स्वामी आपस में मित्र हों तो भी सामंजस्य देर सबेर बैठ ही जाता है। तीसरी बात ये है कि जो इनका जो नक्षत्र है, नक्षत्र के आधार पे विवाह मिलान करने की परंपरा बहुत पुरानी रही है। अच्छा, ये परंपरा
इतनी पुरानी है, इससे यह भी प्रमाणित होता है बहुत स्पष्ट रूप से कि हमारे विचारकों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने कितने पहले ये सोच रखा था कि यह जो संबंध है स्त्री पुरुष का, यह जो संबंध है हमारे पति पत्नी का, यह जो संबंध है दाम्पत्य जीवन का, यह कितना डिलिकेट है, यह कितना कोमल है और इस पर विचार किया जाना चाहिए। शादी के पहले कुछ ऐसे चीज़ को खोज लेना चाहिए जिसके आधार पे यदि शादी हो तो उसमें सुखमय होने के चांसेस ज़्यादा हों। इसके लिए हम लोगों ने एक कूट मिलान की पद्धति डेवलप की थी। उसमें कूट तो 12 होते हैं, लेकिन 8 कूट में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। 8 कूट की बात करें तो गण कूट है, दिन कूट है, राशि कूट है जिसको भकूट भी कहते हैं, ग्रह मैत्री कूट है, योनि कूट है, नाड़ी कूट है। तो इन सब के आधार पे एक सामंजस्य स्थापित करने की पॉइंट वाइज प्रक्रिया थी। अब आप पूछें कि गण क्या होता है, तो गण इनफैक्ट 3 तरह की जो प्रकृति होती है, सात्विक, राजसिक और तामसिक, उसके आधार पर 3 तरह के गण कहे गए, देवगण, मनुष्यगण, राक्षसगण। तो देव और राक्षस की शादी हो जाए तो सामंजस्य होगा क्या? मनुष्य और राक्षस का हो जाए तो भी सामंजस्य मुश्किल है। मनुष्य का मनुष्य में हो जाए, देव का देव में हो जाए, देव मनुष्य भी हो तो चलेगा, लेकिन देव राक्षस हो जाए तो सामंजस्य स्थापित करने में बहुत समय लगते हैं। यह इसके पीछे जो प्रकृति है व्यक्ति की वह सामने आती है। तो नक्षत्रों की प्रकृति होती है, ग्रहों की प्रकृति होती है, राशियों की प्रकृति होती है। उसके आधार पर हम कूट मिलान में ये देखते हैं कि क्या ये जो वर और वधू है, पति और पत्नी है, उनके गण में सामंजस्य बैठता है क्या? अच्छा, फिर एक नाड़ी कूट होता है, बहुत कितना वैज्ञानिक है, जरा देखिए। नाड़ी कूट का मतलब होता है कि आयुर्वेद में 3 तरह की नाड़ियाँ होती हैं और उसको हम लोग वात, पित्त और कफ कहते हैं। तो एक ही तरह के यदि नाड़ी हो जाए, इसको दूसरी भाषा में हम लोग आदि, मध्य और अंत भी कहते हैं, तो यदि दोनों तरह की नाड़ियाँ एक हो जाएं तो व्यक्ति की बीमारी और स्वास्थ्य प्रभावित होता है और दोनों स्वस्थ नहीं रहते। अब दोनों स्वस्थ नहीं हैं तो अनबन स्वास्थ्य के कारण ही होता है, उनकी मानसिक अशांति के कारण हो जाता है। तो स्वस्थ रहें और उनकी जो प्रोजनी है, प्रजनन क्षमता है, वह अच्छी हो, इसके लिए हम लोग नाड़ी कूट से मिलान करते हैं। कितना वैज्ञानिक है देखिए। फिर एक है योनि कूट। योनि कूट में आप सबको जानते हैं कि विवाह का कई मकसद है, उसमें एक मकसद यह भी है कि वो जो सेक्सुअल अर्ज है उसको पूरा किया जाए। ये आदमी में प्रभु ने डाला है और वह इतना बलवती होता है कि उसकी पूर्ति भी बहुत ज़रूरी होती है और उससे मिलने वाला संतोष भी वैवाहिक जीवन के लिए ज़रूरी होता है। तो वो कई योनि में कई तरह की बात कही गई, अश्व की बात कही गई, भैंस की बात कही गई, सिंह की बात कही गई, गज की बात कही गई, मेष की बात कही गई, बानर है, मूसक है, नेवला है, सर्प है, मृग है, स्वान है, बिलाड़ है, व्याघ्र है, गाय है। अब गाय योनि वाली की शादी आप व्याघ्र वाले से कर दें, गाय सीधी शादी, व्याघ्र हिंसक, तो दिक्कत तो होगी। या मूसक की शादी आप गज से कर दें, मूसक छोटा, जल्दी जल्दी भागने वाला, और गज हाथी थोड़ा आलसी, बहुत बड़ा, तो आपसी सामंजस्य ठीक नहीं होगा। उसी तरह से आप सर्प का विवाह आप नेवला से कर दें। सर्प और नेवला परस्पर कितने बड़े शत्रु हैं, सामंजस्य होगा ही नहीं। न शारीरिक सामंजस्य होगा, न बौद्धिक सामंजस्य होगा, न सामाजिक सामंजस्य होगा, उनकी पृष्ठभूमियाँ अलग होंगी, उनको दिक्कत होगी। तो इस तरीके से यदि मेल खाता हो तो अब बाकी जैसे अश्व का वानर से हो जाए, ठीक है, सिंह का व्याघ्र से हो जाए, ठीक है,
गज का या अश्व का गाय से हो जाए, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो मिलाल, वो ठीक नहीं होते, तो उसे हमारे ज्योतिषियों ने सही नहीं माना है। आगे कहते हैं कि यदि लग्न का जो लॉर्ड है वह भी परस्पर सामंजस्य रखता हो। हर जो लग्न होते हैं उनके अलग अलग राशियां होती हैं, उनके स्वामी होते हैं। इनका यदि परस्पर सामंजस्य हो, परस्पर मित्र हों, तो संबंध अच्छे होते हों। एक का लग्न मेष है और दूसरे का लग्न धनु है, तो मंगल और बृहस्पति अच्छे मित्र हैं, अच्छा संबंध होगा। एक का बृहस्पति है और दूसरे का जो स्वामी है वह शनि है, तो जैसे मकर लग्न है, तो बहुत अच्छे संबंध नहीं होंगे। तो इस तरह से भी इस संबंध को ठीक रखने की बात हमारे ज्योतिष विज्ञान में कही गई है। अच्छा, यह भी कहा गया है कि जो राशि है, पत्नी की राशि और पति की राशि, ये एक दूसरे से छठे आठवें का संबंध नहीं होना चाहिए। जैसे जहाँ पे वो राशि है उससे छठवां राशि पत्नी का, या उससे आठवां राशि पत्नी का, तो ऐसा संबंध है जो हो, या 1 और 2 का संबंध नहीं होना चाहिए। कभी कभी कहते हैं कि 9-5 का संबंध भी नहीं होना चाहिए। तो ऐसे होने से कभी कभी आपसी सामंजस्य नहीं होता। प्रजनन, खास करके 1 और 5 का जब संबंध होता है तो कभी कभी संतति का दुख, संतति हानि देखी गई है। तो इस आधार पे भी सामंजस्य बैठाने की कला सीखी गई। अच्छा, शादी के समय देखिए दोनों की महादशा। अच्छा, दोनों की महादशा में दुख देने वाली महादशा एक साथ है, दोनों बीमार पड़ जाएं एक साथ, तो एक दूसरे का ख्याल नहीं रख सकेंगे, फिर अनबन होगी, फिर परस्पर संबंध अच्छा बिगड़ेगा, फिर मनमुटाव होगा। तो यह भी देखना चाहिए कि एक का यदि खराब समय है तो दूसरे का अच्छा समय है। अच्छा, दाम्पत्य जीवन में संतान का महत्व बहुत होता है। कभी कभी दाम्पत्य जीवन में जो गतिरोध होता है, जो त्रासदी होती है, जो पीड़ा होती है, वो बच्चे के जन्म लेने के बाद से स्वतः स्फूर्त समाप्त हो जाती है। बच्चा एक ऐसा सेतु होता है जो दोनों के बीच संबंधों को गहराता है, प्रगाढ़ करता है और बहुत दूर तक लंबा ले जाता है। तो संतान भाव भी देखना चाहिए। संतान भाव पर मंगल और राहु की दृष्टि हो तो संतान होने में दिक्कत होती है, इसे सब साप योग भी कहते हैं। और कभी कभी संतान नहीं भी होता है तो पंचम भाव और पंचम भाव पर पड़ने वाले प्रभावों पर भी देखना चाहिए। कुंज दोष एक मंगल का दोष है। मंगल 1, 4, 7, 8 और 12 में हो तो कुंज दोष कहते हैं। कुंज दोष का प्रभाव भी रहता है। लोग लाग कहें कि 25 वर्ष के बाद इनका प्रभाव नहीं होता, तो इनका प्रभाव जरूर ही रहता है, तो वह भी देखना चाहिए। अच्छा, 2 और 7 और 8, 8वां भाव इसलिए कि पति के भाव का वह दूसरा भाव मतलब मार्केस होता है, इसलिए 8वां भाव भी देखिए, दूसरा भाव भी देखिए और 7वां भाव भी देखिए। उनके अधिपतियों को देखिए। उनके अधिपति यदि किसी शुभ जगह पर बैठे हुए हों तो वह शुभ भाव को खराब करता है, वो दाम्पत्य जीवन को खराब करता है, तो वह भी देखा जाना चाहिए। 7th के लॉर्ड, 8th के लॉर्ड और 2nd के लॉर्ड को तो निश्चित रूप से वैसी स्थिति में देखा जाना चाहिए। हाँ, यह जरूर है कि बृहस्पति यदि 2 में, 4 में, 9वें भाव में बैठा हो तो वह बहुत सारे दोषों को दूर कर देता है। शुक्र भी सौगरी होके यदि केंद्र में मालव योग जैसा बनाता हुआ हो तो वह भी कई दोषों को दूर कर पाने में सक्षम होता है। चंद्रमा भी यदि शुभ अवस्था में हो तो कई तरह के दोषों को दूर करता है। तो कुंडली का विशेष अध्ययन यदि समय से पहले कर लिया जाए तो जो दाम्पत्य जीवन में इस तरह की परेशानियां होती हैं उसको दूर पहले ही किया जा सकता है या उसको अवॉइड किया जा सकता है। लेकिन अब शादी हो गई और समहाउ मिलाप ढंग का नहीं है, तब तो प्रारब्धवश जो चीज़ आपको भोगना है वह तो भोगना पड़ेगा। हाँ, आप ये देखिए, अंतिम तक कोशिश कीजिए कि डाइवोर्स न हो और इसको
एक प्रोफेशनल की तरह क्या लंबा खींचा जा सकता है, आपसी प्रज्ञा से, बुद्धि से, कॉमन सेंस से। और यदि बिल्कुल ही ऐसा लगे कि नहीं अब तो यह नारकीय स्थिति हो गई, अब इस नर्क से दोनों के लिए यह नर्क हो गया, तो इसीलिए हमारे यहाँ वो विधान बनाया गया है, भारतीय विधान है कि आप अलग हो सकते हैं। सेपरेशंस इसीलिए होते हैं, और आजकल सेपरेशंस बहुत हो रहे हैं। तो इसकी कुछ रेमेडीज़ भी है, जिस रेमेडीज़ की चर्चा हम लोग अगले खंड में करेंगे, अन्यथा वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और हाँ, शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। आपका नमस्कार, आपको नमन, आपको प्रणाम।